जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके प्यारे से चैनल द्रोणा शिक्षा क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? तो आशा करता हूं कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। तो आज की वीडियो में लेके आए हैं आपका बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026, क्योंकि आप लोगों का जल्द ही आने वाला है और आपका एग्ज़ाम डेट भी आ गया है, जो कि क्लास 10 के लिए जो है 17 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो आप लोग बिल्कुल एकदम अच्छे से तैयारी कीजिए। तो आज जो है चैप्टर 2 का नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। राज्य एवं राष्ट्र की आय, इसका जो है इसी एक ही वीडियो में जो है इसका पूरा वन शॉट करने वाले हैं। इसमें जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो आप लोग पूरे इस वीडियो में जुड़े रहिए। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। क्लास शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेशन हो जाए। मोटिवेशन में देखिए क्या कहता है कि सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं। सपने जो है वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। ठीक है, मतलब कि कहा गया है सपने वो नहीं जो मतलब सोने के बाद नींद में हम लोग देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। तो अभी जो है हम लोगों का, आप लोगों का मेन सपना है क्लास 10 का बिहार बोर्ड एग्जाम को पार करना। तो ये जो है पूरा करना है, तब जो है चैन की नींद लेना है। चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 2 का आपका राज्य एवं राष्ट्र की आय, इसका जो है क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चलिए आपका पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन में आपका है आय से आप क्या समझते हैं। आय से जो है आप क्या समझते हैं, इसका आंसर है कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है। कोई भी व्यक्ति जो है शारीरिक या जो है मानसिक कार्य करता है और उस कार्य के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे उस व्यक्ति की आय कहते हैं। हम लोग जो है काम करते हैं, या शारीरिक रूप से करें या मानसिक रूप से, किसी का भी अगर काम करते हैं तो हम काम करने जाते हैं तो दिन भर हम काम करते हैं, उसके बदले में जो है हमें क्या मिलता है, तो हम मतलब दिन भर जो काम करते हैं उसका हमें मजदूरी मिलता है। तो वही हमारा जो है ना आय कहलाता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गरीबी के दुष्चक्र की धारणा बताइए। गरीबी के दुष्चक्र की धारणा बताइए। आंसर में देखिए क्या है, गरीबी गरीबी को जन्म देती है। गरीबी गरीबी को जन्म देती है। इसी कथन को रैगनर नकर्स ने गरीबी के कुचक्र के रूप में व्यक्त किया। गरीबी के कुचक्र की धारणा के अनुसार जो है जिसका प्रति व्यक्ति आय कम होता है उसका बचत भी कम होता है। जिसका प्रति व्यक्ति आय कम होगा तो उसका बचत भी क्या होगा, कम होगा। कम बचत होने के कारण पूंजी निर्माण दर भी कम होती है। जब बचत ही कम होगा तो पूंजी निर्माण दर भी हमारा क्या होगा, कम होगा। तथा कम पूंजी निर्माण दैनिक दर के कारण भी विनियोग भी कम होता है, जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय पुनः कम रह जाता है। जिसके कारण जो है प्रति व्यक्ति आय जो हमारा पुनः कम हो जाता है। हमारा जब कमाई ही नहीं होगा तो हमको बचत कहां से होगा। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग इसका बिल्कुल आसानी से जवाब दे सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं, तो आंसर देखिए क्या है, किसी देश में एक वर्ष के अंदर, किसी देश में एक वर्ष के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। मतलब कि कहता है कि किसी देश में जो है एक वर्ष के अंदर जो है सभी वस्तु जितना घरेलू उत्पाद में उत्पादित किया जाएगा उसका जो मौद्रिक मूल्य होगा उस देश का सकल घरेलू उत्पाद जो है कहा जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है आय का गरीबी के साथ क्या संबंध है, उसको स्थापित करने बोला जा रहा है। तो देखिए आंसर क्या है, आय का गरीबी के साथ घनिष्ठ संबंध है। आय का जो है गरीबी के साथ क्या है,
घनिष्ठ संबंध है। जिस व्यक्ति की आय कम होती है, जिस व्यक्ति की आय कम होती है वह गरीब होता है, और जिस व्यक्ति का अधिक होता है वह गरीब नहीं होता है। मतलब कि जिसका प्रति व्यक्ति आय अधिक है तो वो गरीब नहीं होगा, जिसका जो है प्रति व्यक्ति आय कम है तो वो व्यक्ति जो है क्या होगा, गरीब होगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किनके द्वारा की गई थी? भारत में जो है सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किनके द्वारा की गई थी? इसका आंसर जो है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना जो है 1868 ईस्वी में। कब? 1868 ईस्वी में जो है दादा भाई नौरोजी। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है तो याद रखिएगा, इसका आंसर जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो होता है किस संस्थान के द्वारा होती है? तो आंसर आपका है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा होती है। इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का सहायता करता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आप बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका था, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। राष्ट्रीय आय की जो गणना होता है उसमें होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसका देखिए आंसर क्या है, राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित कठिनाइयां होती है। राष्ट्रीय आय की गणना में जो है निम्नलिखित कठिनाइयां होती है। पहला क्या होता है, आंकड़े को एकत्र करने में कठिनाई। आंकड़े को जब एकत्र करते हैं तो उसमें कठिनाई होती है। और दूसरा क्या है, दोहरी गणना की संभावना। दोहरी जो है गणना की संभावना होती है। तीसरा क्या होता है, मूल्य के मापने में कठिनाई। इसके जो मूल्य होते हैं उसको मापने में भी कठिनाई होती है। तो ये तीन प्रकार की कठिनाई होती है। तो इस प्रकार के अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल आसानी से जवाब दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोहरी गणना से आप क्या समझते हैं? दोहरी गणना से आप क्या समझते हैं? इसका देखिए आंसर क्या है, कभी कभी एक ही आय को दो स्थान पर गणना कर दिया जाता है। मतलब कि एक ही चीज को दोबारा गिनती कर देते हैं, जिसे दोहरी गणना कहा जाता है। दोहरी गणना से वास्तविक आय से अधिक आय दिखने लगती है। मतलब एक ही चीज को जब दोबारा गिन लेंगे तो वो ऑटोमेटिक है बढ़ेगा ही, इसीलिए जो है वो अधिक आय जो है ना, वास्तविक आय से अधिक आय दिखने लगती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रति व्यक्ति आय क्या है? प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो आंसर देखिए क्या है, किसी देश की राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। कहने का मतलब है कि देश का जितना राष्ट्र का आय होगा उसमें जो है कुल जनसंख्या से अगर हम भाग दे देंगे तो वो हमारा प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का आंसर आप लोग बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। चलिए, तो ये सब्जेक्टिव आपका खत्म हुआ। अब आया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन जो है, आपका पहला क्वेश्चन क्या है ऑब्जेक्टिव का, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में जो है सबसे अधिक किसका प्रति व्यक्ति आय है? तो याद रखिएगा गोवा का है। भारत का अगर पूछा जाए कि किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है तो ऑप्शन जो है आप डी नंबर याद रखिएगा, गोवा का है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है? गरीबी के कुचक्र की धारणा जो है किसने दी है? तो याद रखिएगा रेगनर नकर्स ने दिया है। किसने दिया है? रेगनर नकर्स ने। इस प्रकार का सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? देश भर में वर्ष भर में जो है किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं?
ऑप्शन आपका है प्रति व्यक्ति आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन जो आपका सी नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति आय प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित करती है। तो ऑप्शन आपका है 2100 कैलोरी, उसके बाद है 2200 कैलोरी, उसके बाद है 2400 कैलोरी और 2600 कैलोरी। तो याद रखिएगा इसका सही ऑप्शन जो होगा वो सी नंबर होगा, 2400 कैलोरी होगा इसका सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। जो है ऑप्शन में है पीसी महालानोबिस, पीसी महालानोबिस, बी नंबर में जो है दादा भाई नरोजी, उसके बाद प्रो मार्शल है, प्रो किन्स है। तो इसका ऑप्शन जो है आपका बी नंबर हो जाएगा, दादा भाई नरोजी के द्वारा जो है इस पुस्तक का जो है नामांकन किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ऑप्शन आपका आता है आय विधि, व्यय विधि, मूल्य योग विधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका ऑप्शन होगा ये सी नंबर सही हो जाएगा, मूल्य योग विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना जो है कब हुई थी। तो याद रखिएगा 1954 ईस्वी में जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है, किस पद का जो है प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही हो जाएगा, आर्थिक वृद्धि का होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। मतलब कि हमारा जो रहन सहन होता है उसको कौन प्रभावित करता है। तो ऑप्शन आपका है सरकारी आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे रहन सहन को जो प्रभावित करता है वो हमारा प्रति व्यक्ति आय होता है। तो इसका जो है आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। भारत की राष्ट्रीय आय जो है उसकी गणना कौन करता है। तो ऑप्शन में है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, उसके बाद दूसरा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा है वित्त विभाग और डी नंबर है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका जो आपका ऑप्शन होगा ये ए नंबर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है हमारे भारत के राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। भारत की राष्ट्रीय आय जो है इसका सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने जो है राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था। किसने, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वो कब से कब तक का होता है। तो याद रखिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो वर्ष होता है इसको भारत का वित्तीय वर्ष कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बिहार के जो है किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। तो आपका ये पटना हो जाएगा ऑप्शन, जो कि हमारा बिहार की राजधानी पटना भी, और पटना जो है बहुत बड़ा जिला है और इसका जो प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक है पूरे बिहार में। अगला क्वेश्चन जो है आपका जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होती है तो वो देश क्या कहलाता है। तो वो देश जो है विकसित देश कहलाता है। क्या कहलाता है, विकसित देश कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य में है? भारत में जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे अगर कम है तो किस राज्य का है? तो याद रखिएगा वो हमारा बिहार आता है। यहाँ पर जो है सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है, क्योंकि हमारे बिहार में ना कोई फैक्ट्री है ना कोई कंपनी है, तो इसलिए जो है हमारे बिहार का प्रति व्यक्ति आय जो है बहुत कम है। और हमारे बिहार के लोग इसलिए गरीब भी हैं और दूसरे राज्य में जाते हैं कमाने के लिए, अपना भरण पोषण करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपका आता है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत जो है निम्न में से किसे शामिल किया गया है? ऑप्शन है आयकर, बिक्री कर, उत्पाद कर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है आयकर को शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 2008 से 9 के अनुसार जो है भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या है? 2008 और 9 के अनुकूल जो है कितना है? तो याद ऑप्शन में आपका 22,553, 25,494, 6,610, 54,850। तो इसका ऑप्शन जो है आप लोग ये 25,494 जो है ये 2008 से 9 के अनुसार जो है भारत की औसत आय को माना गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए, तो ये अब खत्म हो गया द एंड। और इस चैप्टर का जो है हम लोग मेन जो क्वेश्चन था सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, इसमें कराने का प्रयास किया। और आप लोग इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। इससे जो है आप लोग का बिहार बोर्ड में बहुत अच्छा होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में भी बता दीजिएगा कि आप लोग अगर इस प्रकार के वीडियो चाहते हैं तो मैं दोबारा फिर आप लोगों के लिए इस प्रकार का वीडियो लाऊंगा। और अपने दोस्तों के साथ भी एक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो के माध्यम से जो है इनका लाभ उठा सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।